बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आपकी फरमाइश पर आपसे शेयर करूंगी कि एक शुगर के मरीज का डाइट प्लान क्या होना चाहिए। शुगर के मरीज के अलावा वो लोग जिनका वजन ज्यादा है और वो अपना वजन कम करना चाहते हैं, वो भी इस डाइट प्लान से मुस्तफिद हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जिनका BMI 25 से ज्यादा है, वो भी इससे फायदा उठा सकते हैं। आगे चलने से पहले अगर आपने मेरे चैनल एक्टिव मूव्स 365 को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। शुगर के मर्ज का सही नाम है डायबिटिस मेलाइटस। ये एक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत बुरे तरीके से मुतासिर होता है। मेटाबॉलिज्म को हम आसान अल्फाज में इस तरह समझ सकते हैं कि हमारी ग़िज़ा के अहम इजनास यानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से बिल्कुल सिंपलर कंपोनेंट्स में चेंज हो जाते हैं। ये अमल होता किस लिए है? इसकी वजह यह है कि हमारी बॉडी के सेल्स को एनर्जी मिल सके और इस केमिकल रिएक्शन की वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो हमारी बॉडी से निकल सके। तो आपने देखा कि डायबिटिस मेलाइटिस यानी ये शुगर का मर्ज इतना खतरनाक है कि ये हमारे पूरे मेटाबॉलिज्म को इतना बुरे तरीके से मुतासिर करता है कि हमारे एनर्जी सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। और ऐसा हो किस वजह से जाता है? यहाँ मेटाबॉलिज्म के मुतासिर होने की वजह को समझने के लिए हमें इंसुलिन को समझना होगा। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे बॉडी के एक ऑर्गन पेंक्रियास, जिसे उर्दू में लबलबा कहते हैं, यहाँ से प्रोड्यूस होता है। यहाँ से प्रोड्यूस होके ये ब्लड स्ट्रीम में जाता है। ब्लड से ये हमारे बॉडी के सेल्स तक पहुँचता है। हमारे सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर इसके रिसेप्टर्स होते हैं। वो रिसेप्टर से जब अटैच होता है तो हमारे सेल मेम्ब्रेन की वॉल्स ओपन होती हैं, उसके गेट्स ओपन होते हैं और ब्लड से ग्लूकोज सेल के अंदर जा सकती है। यहाँ पे जो दो छोटी तस्वीरें हैं, एक में लिखा हुआ है नॉर्मल सूरत हाल, तो ये नॉर्मल सूरत हाल है जिसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि इंसुलिन आगे रिसेप्टर से अटैच हुआ। जब ये रिसेप्टर से अटैच हुआ तो मेम्ब्रेन के गेट्स ओपन हो गए और ग्लूकोज सेल के अंदर चली गई। यहां इंसुलिन की प्रोडक्शन अगर मुतासिर हो रही हो तो उस वजह से डायबिटीज की हम दो टाइप्स में इसको देखते हैं। टाइप 1 में क्या होता है कि इंसुलिन की प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है। आप दूसरी तस्वीर में देख रहे हैं कि रिसेप्टर के पास कोई इंसुलिन नहीं है। तब इंसुलिन ही नहीं है उसके पास तो उसका गेट भी ओपन नहीं हुआ और गेट ओपन नहीं हुआ और इस वजह से ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं गई। जब ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं गई तो इससे हुआ क्या कि एक तो हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया और दूसरा हमारी बॉडी के सेल के पास एनर्जी पहुंचाने के लिए ग्लूकोज नहीं पहुंच पाई। जबकि दूसरी सूरत हाल में देखिए कि इंसुलिन की तो प्रोडक्शन हो रही है। पहली तस्वीर में वही नॉर्मल सूरत हाल है, लेकिन जो एब नॉर्मल सूरत हाल है उसमें देखिए कि रिसेप्टर के पास बहुत सारे इंसुलिन के मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन रिसेप्टर उनको पहचान नहीं पा रहा। जब वो रिसेप्टर उसको पहचान नहीं पा रहा तो वो इंसुलिन उससे अटैच नहीं हो पा रही और फिर वही हो रहा है कि गेट ओपन नहीं हुआ और ग्लूकोज बॉडी के सेल के अंदर दाखिल नहीं हो सका। जब वो बॉडी के सेल के अंदर दाखिल नहीं हुआ तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गई। यहाँ इस तस्वीर में दोनों सूरत हाल को आपस में इनका मवाजना किया गया है कि दोनों ही सूरतों में नतीजा ये हो रहा है कि हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो रहा है और हमारी बॉडी सेल के पास एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स नहीं हैं। ऊपर सबसे ऊपर आप देखिए जहां ब्लड प्रेशर लिखा हुआ है, ब्लड के अंदर ही सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर इस सूरत हाल पर तवज्जो ना दी जाए तो हाई ब्लड शुगर मरीज के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर असरअंदाज होने लगती है।
यहाँ मैं चंद एक का जिक्र करती हूँ। मसलन उसकी आंखों को मुतासर करती है, जिसकी वजह से मरीज को धुंधला नजर आने लगता है या उसकी बीनाई भी खो सकती है। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ हो तो इससे पेशेंट के नर्व्स भी मुतासिर हो सकते हैं। अगर उसके नर्व्स मुतासिर हो जाए तो इससे पेशेंट को लॉस ऑफ सेंसेशन हो सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट अपनी स्किन पर ठंडा या गर्म कुछ भी महसूस नहीं कर सकता। इसके अलावा डायबिटीज हार्ट और ब्लड वेसल्स को भी मुतासिर करती है, जिसकी वजह से दिल का दौरा भी पड़ सकता है और पेशेंट को स्ट्रोक भी हो सकता है। इसके अलावा शुगर मरीज के गुर्दों को भी मुतासिर करती है और मरीज को डायलिसिस पे जाने की भी जरूरत पेश आ सकती है। यहाँ मैं कुछ इलामात का जिक्र करूंगी जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल के बढ़ने को जाहिर करती हैं। पहली बात तो ये कि अगर कोई शख्स ओवरवेट है, उसकी उम्र 45 बरस से ज्यादा है, उसकी फैमिली हिस्ट्री में शुगर का मर्ज है, यानी उसके वालिदैन में से किसी एक को भी या उसके किसी बहन भाई को शुगर का मर्ज है, और वो फिजिकली इनएक्टिव भी है, तो उसे इन इलामात पर गौर करना चाहिए। उसकी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगे या अचानक उसका वज़न गिर जाए और उसे बार बार वॉशरूम जाने की ज़रूरत पेश आए, धुंधला नज़र आने लगे और वो अक्सर अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस करे और उसे कोई जख्म हो जाए और वो ठीक ना हो रहा हो, तो ये तमाम बातें जाहिर करती हैं कि उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है। डाइट प्लान पर जाने से पहले ये देख लेते हैं कि ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या वैल्यू शो कर रहा हो, तो हमें ये पता चलेगा कि ये पेशेंट डायबिटिक है या ये फर्द डायबिटिक नहीं है। अगर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल या फास्टिंग की बात हो रही है, फास्टिंग तकरीबन 8 से 10 घंटे की होती है। उस 8 से 10 घंटे की फास्टिंग के बाद एक ब्लड टेस्ट होता है। उस ब्लड टेस्ट में अगर ग्लूकोज लेवल 100 mg पर डेसीलीटर हो तो इसका मतलब है कि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल है, या दूसरे यूनिट्स में 5.6 मिलीमोल्स पर लीटर है, तो ये नॉर्मल वैल्यू है। अगर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 100 से ज्यादा है और 125 से कम है, 100 to 125 mg पर डेसीलीटर, तो ये प्री डायबिटिक स्टेज है। दूसरे यूनिट्स में 5.6 से लेके 6.9 मिलीमोल्स पर लीटर है, तो ये प्री डायबिटिक स्टेज है। ये वो वैल्यूज हैं कि जिन पर यह तो नहीं कहा जाता कि इस पेशेंट को डायबिटीज है, लेकिन ऐसे शख्स को डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि उसके ब्लड में ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से ज्यादा है। तो उसे चाहिए कि वो एहतियाती तदाबीर पे फौरन अमल करना शुरू कर दे। अगर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 126 mg पर डेसीलीटर या इससे ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि इस शख्स को डायबिटीज हो गई है, या दूसरे यूनिट्स में 7 मिलीमोल्स पर लीटर या इससे ज्यादा, तो इस शख्स को डायबिटीज है। अब देखते हैं कि इसका इलाज क्या है। इलाज के लिए सिर्फ डाइट प्लान पर अमल करना या कुछ खास मखसूस खुराक का चुन लेना ये काफी नहीं होगा। इलाज के लिए हमें बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा, मसलन कि जिस शख्स के ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ गए हैं उसका तर्ज जिंदगी कैसा है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है। मसलन वो सुबह कितने बजे उठता है, रात को कितने बजे सोता है, उसके पूरे दिन का स्केड्यूल कैसा है, कितने घंटे सोता है और कितने घंटे वो जागता है, पूरे दिन में वो जो काम काज करता है वो चुस्ती से करता है या सुस्त रवैया अख्तियार करता है, अपने काम करने में वो स्मार्ट है या वो अक्सर काम ढीलेपन से करता है। इसके बाद फिर उसके खाने पीने की भी आदतें देखनी होंगी, खुराक की किन चीजों को पसंद करता है, एक्सरसाइज करता है या एक्सरसाइज नहीं करता। तो इन सब बातों को जब हम ख्याल रखेंगे तो ये हमें डायबिटिक होने से बचाएंगी।
डायबिटीज या प्री डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, इस सूरत हाल को मैनेज करने के लिए पहला स्टेप तो ये है कि अपना वजन कम किया जाए। जिस शख्स को प्री डायबिटिक स्टेज डायग्नोस हो गई है, उसे चाहिए कि वो अपने बॉडी वेट का तकरीबन 5 से 10% हिस्सा कम कर दे। ऑन एवरेज अगर वो 7% भी कम कर देता है तो उसके ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो सकते हैं। इसे एक मिसाल के जरिए समझिए कि अगर किसी का वजन 82 केजी है और वो 82 केजी से अपना वजन 59 केजी पर लेकर आ जाता है, तो वो डायबिटिक होने से बच जाएगा। वजन कम करना उसे तब फायदा देगा जब वो उसके लिए हेल्दी वेज इख्तियार करेगा, यानी वो रेगुलर एक्सरसाइज करे। एक्सरसाइज करने का मतलब ये है कि वो कोई ऐसी एक्टिविटी करे कि उसका रेस्टिंग हार्ट रेट थोड़ा सा बढ़ जाए। इसके लिए एक अलग से इंशाल्लाह ताला मैं वीडियो बनाऊंगी कि किस तरीके से उसे अपनी इंटेंसिटी बढ़ानी है। यहाँ मैं चंद मिसालें दे देती हूँ कि क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं। कोई एरोबिक एक्टिविटी कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, तेज तेज वॉक करना, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, चहलकदमी नहीं, बल्कि कोशिश करें कि जरा तेज चलें। ठीक है। इसके अलावा कितनी देर एक्सरसाइज करनी चाहिए? तकरीबन आधे घंटे से लेके 1 घंटा जरूरी है। रोजाना एक्सरसाइज करने के अलावा उसे अच्छी खुराक खाना भी बहुत जरूरी है। अच्छी खुराक या हेल्दी ईटिंग से मुराद ये है कि वो ऐसी तमाम चीज़ों से परहेज करे जिससे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल या ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये दोनों चीज़ें जिन चीज़ों से बढ़ सकती हैं उन तमाम चीज़ों से परहेज करनी है। मसलन सैचुरेटेड फैट्स, वो तमाम चीज़ें सैचुरेटेड फैट्स में आती हैं जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड्स हैं फैट्स में से, जैसे कि घी है, मक्खन है, इन चीज़ों से परहेज करें। स्वीट्स हैं, मिठाइयाँ और जितनी भी चॉकलेट्स हैं, इस तरह की तमाम मीठी चीज़ों से परहेज करें। वो फल जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से ज़्यादा है, ऐसे भी तमाम फलों से परहेज करें। सब्जियां खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, वो वाले फल जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम है। इसके अलावा खाना जब बनाएं तो उसको कुकिंग ऑयल में बनाएं, घी में बनाने से परहेज करें। फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स, गोश्त को भून भून के या खूब तेल में पका के ना खाएं, बल्कि उसको स्टीम फॉर्म में या बारबेक्यू फॉर्म में खा लें, बॉइल्ड फॉर्म में खा सकते हैं, बेक फॉर्म में खा सकते हैं। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। अगर आपके डॉक्टर ने आपको अद्वियात दी हैं तो आप हमेशा उसी प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक अद्वियात लें। अद्वियात के अलावा अगर आप इंसुलिन थेरेपी पर हैं तो उसमें बिल्कुल कोताही ना करें। अपना ब्लड शुगर लेवल बाकायदगी से चेक करते रहें। आपके डॉक्टर ने आपको एक दिन में जितनी दफ़ा चेक करने का कहा है उतनी दफ़ा चेक करें और उसे अपने पास लिख के रखें। अगर इंसुलिन थेरेपी पर हैं तो एक दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा भी चेक करना पड़ सकता है। अगर आप चेक करते रहेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि आप जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत के नतीजे में आप अपने टारगेट्स पर पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। अब आते हैं मील प्लान की तरफ कि आपको क्या कितनी मिकदार में खाना चाहिए। मील प्लान शेयर करने से पहले मैं आपके साथ एक हदीस शेयर करूंगी। ये सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 5687। हजरत खालिद बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हम बाहर गए हुए थे और हमारे साथ गालिब बिन अबजर रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। वो रास्ते में बीमार पड़ गए। फिर जब हम मदीना वापस आए, इस वक्त भी वो बीमार ही थे। इब्ने अबी अतीक इनकी इयादत के लिए तशरीफ लाए और हमसे कहा कि इन्हें ये काले दाने कलौंजी इस्तेमाल कराओ। इसके 5 या 7 दाने लेकर पीस लो और फिर जैतून के तेल में मिलाकर नाक के इस तरफ और उस तरफ इसे कतरे कतरे करके टपकाओ। क्योंकि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मुझसे बयान किया कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह कलौंजी हर बीमारी की दवा है सिवा साम के। मैंने अर्ज किया, साम क्या है? फरमाया कि मौत है।
ये मील प्लान मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका की रोशनी में बनाना शुरू किया, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कलौंजी या कलवंजी खाने की तरगीब दी। इसे दोनों ही तरीकों से अदा किया जाता है, कलौंजी या कलवंजी, मैंने दोनों तरीकों से इसकी अदायगी सुनी है। आइए देखते हैं कि इसे किस तरीके से हमें लेना है। सबसे पहले एक गिलास पानी ले लीजिए। इसके बाद इस पानी को जोश दे लें, उबाल लें इसे, हल्की आंच कर दें। हल्की आंच करने के बाद तकरीबन 1 इंच की अदरक ले लें, उसको छील लें और उसके स्लाइसेस कर लें या उसको चॉप भी कर सकते हैं। आप पानी में अदरक डाल दीजिए और इसके साथ ही 7 दाने कलौंजी ले लीजिए। कलौंजी के दानों की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। ये काले रंग के छोटे छोटे बीज हैं, एक तरफ से चपटे होते हैं और एक तरफ से नोकीले होते हैं। अगर आप इसके एक दाने को पकड़ के रख देखें तो आपको वो एक तरफ से नोकीला सा जरूर नजर आएगा। आप अदरक और कलौंजी के दानों को पानी में डाल के तकरीबन कुछ देर के लिए 7, 8, 10 मिनट के लिए उसको पकने दें, हल्की आंच पे उसको उबलने दें। 10 मिनट के बाद आप उसका चूल्हा बंद कर दें और उसके बाद आप उसे ग्लास में डाल के थोड़ा सा उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तो आप दानों समेत आप उस पानी को पी लें। या मैं आपको फ़वाइद बता दूं कि कलौंजी के क्या फ़वाइद हैं। कलौंजी के वैसे बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ शुगर से रिलेटेड बता रही हूँ। कलौंजी लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये इंसान को चुस्त बनाता है, उसे स्मार्ट करता है, उसकी बिनाई को नॉर्मल करता है, उसकी ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है। इसके अलावा वायरल बीमारियों से भी बचाता है। दमे के लिए सीने के जितने भी अमराज हैं, नज़ला ज़ुकाम है, इन सब में भी ये मुफीद होता है। अगर जो मैंने आपको इसके फ़वाइद शुरू में बताए, आप अगर मेरी शुरू की वीडियो को दोबारा से देखें, अगर आपने इसको गौर से सुना होगा, तो वो सारे नुकसानात जो हमें ब्लड में शुगर लेवल के बढ़ने से हो रहे थे, तो कलौंजी उन सब को बेहतर कर रही है। तो अपने दिन का आगाज आप इस तरह कलौंजी लेने से करें। इसको सॉलिड दाने मुंह में रख के चबाने से गुरेज करें, उससे मना किया जाता है। इसको पानी में डाल के इस तरह नरम करके उबाल के अदरक के साथ लें। इंशाल्लाह ताला ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। निहाल मुंह कलौंजी लेने के बाद तकरीबन आधे घंटे के बाद आपने ओट्स लेने हैं। मैं यहाँ ओट्स लेने के आपको मुख्तलिफ तरीके बता रही हूँ। सबसे पहले आधा कप ओट्स लें और 1 गिलास पानी ले लें। पानी को चूल्हे पे रख के उसे गर्म होने दें। जब वो गर्म हो जाए तो ओट्स उसमें डाल दें। हल्की आंच रखें चूल्हे की। ओट्स बहुत जल्दी नरम हो जाएंगे। अब आप उसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च मिला दें, उसे मिक्स कर लें, प्याली में डाल दें और जब वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर आप उसे ले सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप आधा कप ओट्स लें और 1 कप दूध लें। दूध आप 1% या 0% फैट वाला लेंगे। दूध गर्म हो जाए तो उसमें ओट्स डाल दें। ओट्स नरम हो जाए तो आप उसको प्याली में निकाल लें, उसको ठंडा होने के लिए रख दें। वो ठंडा हो जाए तो आप उसमें बेरीज डाल सकते हैं, आप उसमें बनाना डाल सकते हैं, बनाना को स्लाइसेस कर लें और उसमें ऐड कर लें, या चाहें तो थोड़े से नट्स भी डाल सकते हैं। यह आपको पसंद भी आएगा और आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। तीसरा तरीका ये है, इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। आप 1 कप ग्रीक योगर्ट ले लें और आधा कप ओट्स ले लें। ग्रीक योगर्ट में ओट्स को रात के वक्त भिगो के रख दें, उसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। उसमें 1 स्पून अलसी यानी फ्लैक्स सीड्स भी ऐड कर लें। 4 से 5 बादाम उसमें डाल दें और 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा भी उसमें ऐड कर लें। दालचीनी को बेहतर ये होगा कि आप उसको पीस लें, उसको पाउडर फॉर्म में कर लें। उस सब चीज़ों को मिक्स करके आप उसे रख दें। सुबह तक ओट्स बहुत नरम हो जाएंगे। अब आप उसमें 1 सेब बारीक काट के डाल दीजिए। अब आप उसे खा सकते हैं। तो ये 3 मुख्तलिफ तरीके हैं ओट्स लेने के। आपको कोई और तरीका पसंद है तो आप उस तरीके से भी ओट्स ले सकते हैं, लेकिन
कोई मीठी चीज डालने से अवॉइड करें। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के बाद आपने 2 अंडे लेने हैं। अंडों की आप सिर्फ सफेदी खाएंगे। आप अंडों को बॉईल भी कर सकते हैं या आप उनका ऑमलेट बना सकते हैं। यहाँ ये बात याद रखें कि आपने जर्दी हरगिज नहीं खानी। ऑमलेट बनाने के लिए आप थोड़ा सा फ्राई पैन में कुकिंग ऑयल लगाएं, बिल्कुल जैसे ब्रश करते हैं, बिल्कुल हल्का सा स्टर फ्राई करने के लिए आप उसको लें। आप उसमें हरी प्याज, शिमला और उसमें टमाटर डाल दें। इसके अलावा आप उसमें हरी मिर्च डाल सकते हैं, थोड़ा सा नमक डालें और उसमें आप कुटी हुई मिर्च थोड़ी सी डाल दें, उससे उसका जायका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आधे घंटे के बाद आपने 1 कप ग्रीन टी लेनी है। ग्रीन टी आप इस तरीके से तैयार करेंगे कि 1.5 ग्लास पानी चूल्हे पर रख दें। जब पानी जोश खाने लगे तो चूल्हे की आंच हल्की कर दें। उसमें आधा आधा इंच का टुकड़ा अदरक का चॉप करके डाल दें। 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का डाल दीजिए उसमें। इसके अलावा 1 स्लाइस नींबू का डाल दें और तकरीबन 10 पत्ते पुदीने के डाल दें। पुदीने के पत्ते डालने से पहले उन्हें खूब अच्छी तरीके से धो लीजिएगा। ये सब कुछ डालने के बाद आप उसे ढक दें और उसे खूब उबलने दें। 10-12 मिनट तक वो खूब उबलता रहे। इसके बाद फिर आप चूल्हा बंद कर दें। चूल्हा बंद करने के बाद आप अपनी पतीली को चूल्हे से उतार के साइड में रख दें और उसमें तकरीबन 2.5 से 3 चम्मच ग्रीन टी डाल के आप उसे छोड़ दें। अगर ग्रीन टी नहीं है तो आप ग्रीन टी बैग्स भी डाल सकते हैं। ग्रीन टी बैग्स डाल दें, 2 से 3 ग्रीन टी बैग्स काफ़ी होंगे। तकरीबन आप उसको 8-10 मिनट तक छोड़े रहने दें। 8-10 मिनट के बाद आप उसे एक कप में डालें और अब आप उसे पी सकते हैं। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के बाद आपने एक बड़ा प्याला सलाद का लेना है। आप सलाद के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं? इसमें खीरा, गोभी, ब्रोकली, आइसबर्ग लेटस, पालक, केल, प्याज, मूली, टमाटर, मशरूम्स, गाजर, ये सब सब्जियां शामिल हैं। इसके अलावा आप अपने सलाद में बीन्स डाल सकते हैं, ग्रेन्स डाल सकते हैं, चने के दाने डाल सकते हैं, नट्स डाल सकते हैं। इससे आपके सलाद का जायका बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा आपने जैतून का तेल 1 चम्मच लेना है और अपने पूरे सलाद के ऊपर उसे स्प्रेड कर देना है। यहाँ ये बात मैं आपको बताती चलूं कि जैतून का तेल जब हम पका के खाते हैं तो उसकी अफादियत कम हो जाती है। शुरू में जो हदीस मैंने आपसे शेयर की उसमें हमें जैतून के तेल का इस्तेमाल भी पता चलता है, तो ये भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और शुगर के मरीजों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इस तरह आप एक मिक्स्ड वेजिटेबल्स का सलाद बना लें और किसी भी कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं जो भी आपको पसंद है। अगर इन सब्जियों में से आपको कोई सब्जी नहीं मिलती तो जो सब्जियां अवेलेबल हैं आप उनका भी बना सकते हैं। जो भी आपकी पसंदीदा सब्जियां हैं उसको मिक्स करके आप उनका एक अच्छा सा बड़ा सा प्याला सलाद का बनाएं और आप वो नोश फरमा लें। 2 घंटे के बाद आपने गोश्त की बनी हुई कोई चीज़ लेनी है। गोश्त में आप छोटे गोश्त या चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। गोश्त का इस्तेमाल करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा तेल या घी में उसे भूनना नहीं है। आप इसे बारबेक्यू फॉर्म में ले सकते हैं, स्टीम फॉर्म में ले सकते हैं या बेक्ड फॉर्म में ले सकते हैं। अगर आपको मछली पसंद है तो आप मछली भी ले सकते हैं, लेकिन हफ्ते में सिर्फ 2 दफ़ा लेना काफ़ी रहेगा। 3 घंटे के बाद आपको 1 ग्लास ग्रीन स्मूथी लेनी है। यहाँ मैं आपके साथ 2 रेसिपीज शेयर कर रही हूँ। आप उनमें से किसी भी रेसिपी को अपना सकते हैं। अगर आपने इससे पहले कभी स्मूथी नहीं ली तो आप हर रोज लेना शुरू ना करें, बल्कि हफ्ते में 1 या 2 दिन लेना काफी रहेगा। बाकी दिनों में आप कोई फ्रूट ले लें। रेसिपी नोट करें। 1 खीरा, उसे चॉप कर लें। अदरक तकरीबन आधे इंच का टुकड़ा, उसको भी चॉप कर लें।
एक लीमू ले लें, उसका छिलका उतार लें और उसको छोटे छोटे पीसेस कर लें। एक गिलास पानी लेकर इन सबको ब्लेंडर में डाल दें और इसे ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करने के बाद इस स्मूथी में थोड़े थोड़े से चंक्स रह जाएंगे इन सब्जियों के। अगर वो आपको पसंद है तो आप उसमें रहने दें, और अगर आपको उसे पसंद नहीं करते तो आप उसे स्ट्रेन भी कर सकते हैं। तो आपकी स्मूथी तैयार हो गई है, अब आप इसे एंजॉय कर लें। दूसरी स्मूथी देखिए। उसके लिए 1 कप पालक ले लें। अगर केल अवेलेबल है तो केल भी ले सकते हैं। एक ग्रेप फ्रूट ले लें, उसका छिलका उतार के छोटे पीसेस कर लें। अगर ग्रेप फ्रूट पसंद नहीं है तो आप कीनू भी ले सकते हैं। 1 गिलास पानी ले लें। सिलेरी अगर अवेलेबल है तो वो भी ले लें। पुदीने के 7 पत्ते लें। एवोकाडो तकरीबन 1/4, उसका क्वार्टर हिस्सा। बादाम 1 चम्मच, काजू 1 चम्मच और अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स 1 चम्मच। इन सबको ब्लेंडर में डाल दें, ब्लेंड कर लें और आप इसे एक ग्लास में डाल लें। स्ट्रेन करना चाहें तो स्ट्रेन भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। आप इसे एंजॉय करें। अगर आप ग्रीन स्मूथी नहीं लेना चाहते या आपको सूट नहीं करे तो आप कोई फल ले सकते हैं। वो फल जो आप ले सकते हैं इनमें सेब, कीनू, खुबानी। खुबानियाँ तकरीबन 1 कप यानी 5 से 6 खुबानियाँ आप ले सकते हैं। अमरूद, ग्रीन कीवी, ब्लैकबेरीज, ग्रेप फ्रूट, बनाना और रेड ग्रेप्स शामिल हैं। इन फलों में वो फल नहीं ले सकते आप जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से ज़्यादा है। जैसे पाइनएप्पल, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 56 होता है। वाटरमेलन यानी तरबूज, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 72 होता है। वो फल जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम है आपको वही लेना है। जैसे ब्लैकबेरीज है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 4 होता है। ग्रेप फ्रूट का 25 है। तो ये आप आराम से ले सकते हैं। 2 से ढाई घंटे के बाद आप एक प्याला दाल का ले सकते हैं। अगर 2 या 3 दालें मिक्स करके बनी हुई हैं तो वो भी ठीक है। दालों की बजाय आप बीन्स भी ले सकते हैं, मिक्स बीन्स भी ले सकते हैं। आप दाल को एक चपाती के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन ये चपाती गंदम के आटे की नहीं बनी होनी चाहिए, बल्कि बेसन के आटे की बनी होनी चाहिए। बेसन के आटे की रोटी बनाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है। तो आप इसे गंदम के आटे के साथ मिक्स करके बना सकते हैं। इसका तनासुब ऐसे रखें कि 1 कप का 2/3 हिस्सा बेसन लें और 1/3 हिस्सा गंदम का आटा लें। उन दोनों को मिक्स कर लें। अगर आप उसको ज़्यादा टेस्टी बनाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मिर्च भी ऐड कर लें। उसका आटा गूंद लें, उसको थोड़ी देर के लिए रख दें और फिर आप उसकी एक चपाती बना लें। आप वो चपाती दाल के साथ खा सकते हैं। इस मील प्लान के हिसाब से आपका पहला मील जो निहार मुंह कलौंजी लेनी है वो सुबह 5:30 बजे है और लास्ट मील रात को तकरीबन 8:30 से 9 बजे के बीच में है। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि इस सारे टाइम टेबल के बीच में आपने अपनी एक्सरसाइज का टाइम ज़रूर निकालना है, जो तकरीबन 1 घंटा बनता है। एक्सरसाइज करने से पहले इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि आप अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कर लें। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है तो एक्सरसाइज करने से पहले एक छोटी सी कैंडी आप ले सकते हैं। अगर आपको मजीद गाइडेंस चाहिए या आपके कुछ सवालात हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं सिद्रा अरशद @activemoves365@gmail.com। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।